हेलो गाइस एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप इंटर का थर्ड चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज पढ़ने जा रहे हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो है ज़रूरी है कंपटीशन के दृष्टिकोण से और पेपर के दृष्टिकोण से। तो इंटर के जो स्टूडेंट हैं या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जानना चाहते हैं वो तुरंत कॉपी और पेन उठाइए, क्योंकि इसमें अगर रूल आप सही से लिखेंगे नहीं, आप इसको सही से समझेंगे नहीं, तो क्लियर बात है कि इसको आप सही से जान नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं इंटर के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन या रूपांतरण हम कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्यों का रूपांतरण या रूप परिवर्तन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले जान लीजिए। इसकी परिभाषा क्या है? किसी भी वाक्य के अर्थ को बिना बदले उसके व्याकरणीय संरचना को बदलना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। गाइस अगर आप इसको देख रहे हैं तो वीडियो पूरा देखिए और कॉपी और पेन जरूर उठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बिना नोट किए हुए आप समझ नहीं पाएंगे, ये मेरा दावा है। और अगर आप वैसे ही काम चलाऊं ढंग से वीडियो देखते हैं तो पक्का है आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो किसी भी वाक्य का अगर कोई अंग्रेजी वाक्य है उसका अर्थ ना बदले, इस तरह से उसकी व्याकरणीय संरचना को बदल दिया जाए, इस तरह से उस वाक्य को बदल दिया जाए कि उसके उसका अर्थ जो है वो ना बदले, तो इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। गाइस इसके बहुत सारे रूल हैं जो एक एक करके आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें सबसे पहला जो रूल आपको दिख रहा है वो है यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। यानी एडवर्ब टू जो है, टू का मतलब अत्यधिक होता है, इसका यूज करना और इसका रिमूवल करना, इसको हटाना। पहले रूल में ए में आप टू को हटाएंगे और रूल नंबर बी में आप टू को लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है अभी आपको समझ में आता है। तो यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में सबसे पहला जो ए नंबर नियम है वो है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। यानी एडवर्ब टू को हटाना, टू का लोप करना। ठीक है, टू को हटाना यानी टू को लोप करना का मतलब हुआ टू को हटाना। ठीक है, तो ये आप नियम पढ़ने जा रहे हो। इसमें सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1 है, वो आप ध्यान से देखिए। टू के स्थान पर अगर वाक्य में टू का प्रयोग है तो टू के स्थान पर एडवर्ब सो का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो टू के स्थान पर आपको एडवर्ब सो का प्रयोग कर देना है। फिर एडजेक्टिव, यहाँ पे जो एडजेक्टिव रहेगा उसके बाद दैट का प्रयोग करके उचित सब्जेक्ट लिखना है। उचित सब्जेक्ट कैसे क्या लिखना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर आपको सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सेंटेंस पे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, ही इज टू वीक। ही इज टू वीक, वो अत्यधिक कमजोर है। टू का मतलब होता है अत्यधिक, सीमा से अधिक। ये निगेटिव होना दर्शाता है, ये किसी भी चीज़ का नकारात्मकता को बताता है, उसके निगेटिव होने को बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी हिंदी निकाला जाए तो ही इज टू वीक, वह अत्यधिक कमजोर है टू वॉक, चलने के लिए, ऑन फुट यानी पैदल चलने के लिए वो अत्यधिक कमजोर है। पैदल चलने के लिए वो अत्यधिक कमजोर है। अब अत्यधिक उसको निगेटिव बताता है, यानी इतना कमजोर है कि पैदल नहीं चल सकता। तो इसको जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसका अर्थ बिना बदले हुए, तो आपको क्या करना है गाइस, आपको बस ये करना है कि एडवर्ब टू के स्थान पर आपको एडवर्ब सो का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज, यहाँ टू के स्थान पर आपको सो लिखना है, सो वीक। अब यहाँ पे आपको एक एडजेक्टिव दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पे वीक जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपको एडजेक्टिव मिलता है उसके बाद आपको दैट का प्रयोग करना है। ही इज सो वीक दैट। अब उचित सब्जेक्ट क्या हो सकता है, इतना तो आपने बना लिया, ही इज टू वीक, तो इसका हो गया ही इज सो वीक दैट। अब ये यहाँ पे इतना बच रहा है, ध्यान से समझिए। आप अगर 2-3 सेंटेंसेस को समझ लेते हैं तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। आप देखिए, ही इज टू वीक लिखा है तो हमने इसका कर दिया ही इज सो वीक। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने एडजेक्टिव के बाद दैट लगाया। अब इस वाक्य को आपको कैन नॉट कुड नॉट से बनाना है। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो कैन नॉट लगाइए, और अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग कर दीजिए। उचित सब्जेक्ट यही होगा, मतलब वह अत्यधिक कमजोर है तो वह इतना कमजोर है कि पैदल नहीं चल सकता है। कौन? वह। तो यही सब्जेक्ट उचित हो जाएगा, उचित सब्जेक्ट यहाँ पे यही लिख दिया जाएगा। तो ही इज सो वीक दैट ही।
और यहाँ अब आपको टू नहीं लगाना है, यहाँ पे अगर वाक प्रेजेंट टेंस में है जैसा कि है तो आपको कैन नॉट लिखना है। तो ही कैन नॉट, और बाकी वही चीज़ें आपको लिख देना है। ये लिखा है वॉक ऑन फूट, तो इसको हम लिख देंगे वॉक ऑन फूट। अब गाइस इसमें आप देख सकते हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बन गया है, इसका अर्थ नहीं बदला है। ही इज टू वीक टू वॉक ऑन फूट, पैदल चलने के लिए वो अत्यधिक कमज़ोर है। तो ये हो गया वह इतना कमज़ोर है कि वह पैदल नहीं चल सकता है। अब वाक्य का व्याकरणीय संरचना भी बदल गई और उसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं बदला, दोनों का अर्थ सेम है। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। यू वियर टू फैट टू रन फास्ट। तो यहाँ पे यू वियर टू फैट, तुम अत्यधिक मोटे थे, टू रन यानी दौड़ने के लिए, फास्ट मतलब तेज, तुम तेज दौड़ने के लिए अत्यधिक मोटे थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जब बनाएंगे हम इसको करेंगे यू, इसके साथ वेयर लिख दिए। अब यहाँ पे टू के स्थान पर आपको बस क्या करना है, सो लिख देना है और उसके बाद आपने फैट लिख दिया। तो आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, ठीक है, यू वेयर टू फैट, ये हो गया यू वेयर सो फैट। और उसके बाद जो बचता है यहाँ इन्फिनिटिव वाला रचना जो बच रहा है, इसको हमें दैट लगा के कैन नॉट, कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाना है। तो उचित सब्जेक्ट यही हो जाएगा, तुम तेज दौड़ने के लिए अत्यधिक मोटे थे, तो मतलब तुम इतने मोटे थे कि तुम तेज नहीं दौड़ सकते थे। तो यहाँ पे तुम ही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दैट लगा दिया। यू वियर सो फैट दैट, अब सब्जेक्ट यही हम लिख देंगे यू। अब गाइस आप देख सकते हो ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में हमने कुड नॉट का प्रयोग करना है या शॉर्ट फॉर्म कुडंट का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुड नॉट लिख दिया। ठीक है, तो यू वियर सो फैट दैट यू कुड नॉट, अब बस हम यही जोड़ देंगे रन फास्ट, टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, यू कुड नॉट रन फास्ट। तो इसका अर्थ नहीं बदला गाइस। इसमें देखिए ये ऊपर वाला लिखा है, तुम तेज दौड़ने के लिए अत्यधिक मोटे थे, तो मतलब तुम इतने मोटे थे कि तुम तेज नहीं दौड़ सके। सेंटेंस का रूप परिवर्तन हो गया, दूसरी तरह से बन गया, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदला। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें आप फर्स्ट रूल ये पढ़ रहे हो, यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का। ए नंबर रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू यानी टू को हटाना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टू को हटा के सो कर दिए, तो इस तरह से टू गायब हो गया। यहाँ पे टू हटा के सो कर दिए, तो इस तरह से टू गायब हो गया। यानी टू को गायब करना यानी कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए चलते हैं तीसरे सेंटेंस पे। दे आर टू पुअर, वो अत्यधिक गरीब हैं, टू स्टडी यानी अध्ययन करने के लिए, इन ए गुड स्कूल एक अच्छे स्कूल में। वह एक अच्छे स्कूल में अध्ययन करने के लिए अत्यधिक गरीब हैं। अगर इस तरह से सेंटेंस कहा जाए कि वह एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अत्यधिक गरीब हैं, इसका मतलब वो इतने गरीब हैं कि एक अच्छे स्कूल में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए ये वाला जो पार्ट है गाइस, ये इसको हमने क्या करना है, सो से बना देना है। यानी टू को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, उसके स्थान पर सो लगा देंगे। यही रिमूवल है। तो दे इसके साथ आर लिख दिए और यहाँ टू के स्थान पर आपको क्या करना है, सो लिख देना है। दे आर सो पुअर गाइस, ये बन गया। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इसको आपने क्या करना है, कैन नॉट कुड नॉट से बना देना है। ठीक है, ये वाला पार्ट कैन नॉट कुड नॉट से बन जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको दैट का यूज करना है। ठीक, तो दे आर सो पुअर दैट दे, और फिर सब्जेक्ट जो उचित सब्जेक्ट होगा वो दे ही हो जाएगा, क्योंकि वो इतने गरीब हैं कि वही अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे हो जाएगा। अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो आपको कैन नॉट लगाना है, चाहे तो आप शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, यानी कैन नॉट के स्थान पर कांट हो सकता है। तो दे आर सो पुअर दैट दे कैंट। अब उसके बाद स्टडी, ये यहाँ पे वैसे लिखते चले जाइए, स्टडी इन ए गुड स्कूल, इन ए गुड स्कूल। तो इस प्रकार से हम पहले रूल में ये काम करेंगे गाइस कि आपको दैट लगा के इधर उधर दो सेंटेंसेस बना देना है। चलिए चौथे सेंटेंस पे चलते हैं। आई वॉज टू सिक टू गो टू स्कूल। आई वॉज टू सिक, मैं अत्यधिक बीमार था, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए मैं अत्यधिक बीमार था, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इतना बीमार था कि स्कूल नहीं जा सका। तो इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट एक बार और समझ लीजिए कि ये जो पार्ट है टू वाला, इसको हमने क्या करना है, इसको बनाएंगे तो टू को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई वाज सो सिक
और उसके बाद गाइस जो ये वाला पार्ट है ये, इसको हमने कैन नॉट कुड नॉट से बना देना है। तो आई वाज सो सिक, उसके बाद दैट लिखेंगे और जो उचित सब्जेक्ट है वो यही है कि ये वाला सब्जेक्ट हमने फिर से लिखना है, आई वाज सो सिक दैट आई। अब चूंकि ये पास्ट टेंस में है गाइस तो हमने क्या करना है, कुड नॉट लिखना है, या हम चाहें तो शार्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, कुडंट लिख सकते हैं। आई वाज सो सिक दैट आई कुडंट, बाकी इसको हमने लिख देना है गो टू स्कूल, टू का यूज नहीं करना है, गो टू स्कूल। तो आई वॉज टू सिक टू गो टू स्कूल, इसमें टू था, इसको रिमूव किए तो सो हो गया। मैं स्कूल जाने के लिए अत्यधिक बीमार था, तो मैं इतना बीमार था कि मैं स्कूल नहीं जा सका। तो इस तरह से एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे गाइस। ये सबसे मेन रूल है, ये जो रूल है ये सबसे मेन है। अगर ये वाला रूल आपको सही से पता हो गया तो अभी इसके जो 4 5 6 रूल्स और हैं वो आसानी से आप जान जाओगे। तो ये रूल आप बढ़िया से समझ लीजिए, इसको नोटबुक में तैयार कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी समझ में आएगा। इसके बाद 5 6 रूल और हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। तो आते हैं गाइस रूल नंबर 2 पे। इसमें कम से कम 6 से लेकर 8 तक, लगभग 8 रूल्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, तभी आप इसका रिमूवल 2 का आप आसानी से बना सकोगे। तो आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 में सारा जो रूल्स रहेगा वही पहले के अनुसार ही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी जो है डिफरेंस है, थोड़े थोड़े रूल्स और लगा दिए गए हैं, तो उसके अनुसार आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, उसके बाद आपका ये बनता चला जाएगा। तो आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल ये देखिए लिखा है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, अगर वाक्य में सब्जेक्ट इट है, इट सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में आपको वन या वी का प्रयोग करना है। ठीक है, वन या वी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब वन और वी क्या है, तो वन और वी जो है, वन का मतलब होता है कोई या व्यक्ति हो सकता है, इसमें बी का मतलब होता है हम, ये आप जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर सब्जेक्ट के रूप में इट मिल गया है तो सब कुछ वैसे ही करना है जैसे आप बना रहे थे, बस आपको दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में जो लिखना होता है वो आपको वन या वी लिखना होता है। तो चलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं। यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है, इट इज़ नेवर टू लेट, कभी इतनी देर नहीं होती है टू मेंड इट, इसको सुधारने के लिए। तो सुधारने के लिए कभी अत्यधिक देर नहीं होती है, सुधारने के लिए कभी अत्यधिक देर नहीं होती है। तो इसमें अगर रूल पे आते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, इट इज़ नेवर टू लेट, इसमें हम क्या करेंगे, टू को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको बनाओ, इट इज नेवर। अब यहाँ टू के स्थान पर हमने क्या करना है, सो लिख देना है, सो लेट। इट इज़ नेवर सो लेट, कभी इतनी देर नहीं होती है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला टू मेंड इट, इसमें हमने क्या करना है, कंजक्शन दैट का यूज़ करना है। और दैट के बाद आप ध्यान रखिए कि अगर सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वन या बी लिख देंगे, और बाकी पूरा का पूरा नियम वही रहेगा, यानी कैन नॉट, और उसके बाद वो हम लिख देंगे मेंड इट। ठीक है, तो सारा नियम वही रहेगा, बस सिर्फ ये आपको जानना है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में इट आया है ऐसे वाक्यों में तो दैट के बाद आपको क्या करना है, आपको वन या बी में से कोई एक लिख देना है। तो इसका हिंदी भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड इट, सुधारने के लिए कभी अत्यधिक देर नहीं होती है, तो मतलब कभी इतनी देर नहीं होती है कि कोई उसे सुधार ना सके। वन मतलब कोई व्यक्ति या कोई। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। इट इज़ टू हॉट, अत्यधिक गर्मी है टू गो आउट, बाहर जाने के लिए। बाहर जाने के लिए अत्यधिक गर्मी है, इसका मतलब ये हुआ कि इतनी गर्मी है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं या कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो गाइस एक बार और फिर से आप समझिए कि ये वाला जो पार्ट है ये एडजेक्टिव था और ये वाला पार्ट है, इसमें पहले इसको आप रिमूव करिए, टू को रिमूव करिए तो यहाँ पे सो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इट इज सो हॉट। ठीक है, अब यहाँ पे टू रिमूव हो गया। अब नियम पे आइए कि अगर सब्जेक्ट के रूप में इट है तो यहाँ दैट के बाद वन या बी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा दैट, इट इज सो हॉट दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वन या बी लिखिए और फिर उसी नियम पे आ जाइए, यानी कैन नॉट। अब इसको जोड़ दीजिए, गो आउट। तो ये गाइस आपका बन गया, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, बाहर जाने के लिए अत्यधिक गर्म है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है
कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार हम बनाएंगे। इट वाला नियम आप ध्यान रखिए। तो ये तीसरा सेंटेंस देखिए, इट वॉज टू डार्क, अत्यधिक अंधेरा था, टू सी द वे, रास्ता देखने के लिए। रास्ता देखने के लिए अत्यधिक अंधेरा था। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये इसमें हम टू को रिमूव करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ वाला, इसमें हम दैट, कैन नॉट, कुड नॉट लगाएंगे, दैट लगा करके। अब नियम ये है कि सब्जेक्ट के रूप में इट आया है तो दैट के बाद वन या बी आपको लिखना है। तो इसको चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया इट वाज, और यहाँ टू के स्थान पर सो हो जाएगा, इट वाज सो डार्क, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है दैट। तो सब्जेक्ट के रूप में इट है तो यहाँ पे हम वन या बी लिख देंगे, और वाक्य पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे हम कुड नॉट लिख देंगे। वन कुड नॉट सी द वे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया है। इट वॉज टू डार्क टू सी द वे, इट वॉज सो डार्क दैट वन कुड नॉट सी द वे। तो आप ये दूसरे नियम में अगर सब्जेक्ट के रूप में इट है तो दैट के बाद आपको वन या वी में से कोई एक लिखना है, बाकी पूरा वही नियम रहेगा जो पहला नियम आपने पढ़ा है। तो चलिए चलते हैं तीसरे नियम पे। यदि वाक्य, यहाँ पे सॉरी मैंने 2 बार वाक्य लिख दिया है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु है, अगर ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट जो है कोई निर्जीव वस्तु आ गया तो वहाँ दैट के बाद इट का प्रयोग करके आपको कैन नॉट बी, कुड नॉट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई निर्जीव पदार्थ या वस्तु आ गई है तो आपको दैट जब लगाना है तो उसमें उचित सब्जेक्ट लिखने के बाद कैन नॉट बी, कुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, अर्थात वो थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस में बनेगा। अगर पैसिव वॉइस आप जानते हैं तो ये समझ लीजिए पैसिव वॉइस में बन जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो द रोप इज टू हार्ड, यानी द रोप यानी रस्सी इज टू हार्ड, अत्यधिक कठोर है, टू ब्रेक यानी तोड़ने के लिए। तोड़ने के लिए रस्सी अत्यधिक कठोर है, तो मतलब रस्सी इतनी कठोर है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो पहले वाले पार्ट में हम टू को हटाएंगे, द रोप, इसके साथ हमने इज लिख दिया और टू के स्थान पर हम सो लिख देंगे, द रोप इज सो हार्ड। अब नियम पे आ जाइए, जैसे ही आपने दैट लगाया वैसे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के रूप में इट लगाना है, और कैन नॉट बी, कुड नॉट बी, तो ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे कैन नॉट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, ये बन गया। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट के रूप में कोई निर्जीव वस्तु आई तो यहाँ पे दैट के बाद इट लगा के कैन नॉट बी, कुड नॉट बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो ये बन गया द रोप इज टू हार्ड टू ब्रेक, द रोप इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी तोड़ने के लिए रस्सी अत्यधिक कठोर थी, तो रस्सी इतनी कठोर थी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, कठोर है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। फिर ये देखिए दिस लैंग्वेज इज टू डिफिकल्ट टू लर्न, यहाँ पे देखिए कोई निर्जीव चीज़ आ गया है सब्जेक्ट के रूप में लैंग्वेज, ठीक है। तो इधर के पार्ट को हमने क्या करना है, टू को रिमूव करके बना लेना है, और इधर के पार्ट को कैन नॉट बी, कुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना है। तो इसको हमने बनाया दिस लैंग्वेज। अब इसके साथ हमने इज ही लिखना है, टू के स्थान पर सो हो जाएगा, ठीक है। तो दिस लैंग्वेज इज सो डिफिकल्ट। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जब दैट लगाएंगे तो हमें सब्जेक्ट के रूप में इट का ही प्रयोग करना है, इट, और उसके बाद कैन नॉट बी, कुड नॉट बी, तो प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट बी लग जाएगा, तो यहाँ पे आपको लगा देना है कैन नॉट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है तो लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न। तो इस तरह से हमने बनाना है। ये देखिए द रिंग वाज टू कॉस्टली टू बाई, खरीदने के लिए अंगूठी अत्यधिक महंगी थी। तो पहले इसको आप बना लीजिए, इसमें से टू रिमूव कर दीजिए, द रिंग वाज, अब यहाँ पे सो कॉस्टली हो जाएगा, तो द रिंग वाज सो कॉस्टली दैट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, दैट का यूज़ कर देना है। तो ये सब्जेक्ट आप देखिए कि निर्जीव चीज़ थी तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इट का प्रयोग कर देना है, और पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट बी लिख देंगे, कुड नॉट बी, और खरीदना की थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बाट। तो इस तरह से बन जाएगा द रिंग वाज टू कॉस्टली टू बाई, तो ये हो गया द रिंग वाज सो कॉस्टली दैट इट कुड नॉट बी बाट। तो ये 3 नियम क्लियर हो गए। अब चलते हैं आगे चौथे और 5वें 6वें नियम पे। तो गाइस अब आते हैं रूल नंबर 4 पे, ठीक है।
रूल नंबर 4 में आप ध्यान दीजिए क्या करना है। यदि वाक्य में टू के बाद एडजेक्टिव या पार्टिसिपल के पश्चात फॉर है और फिर कोई सजीव प्राणी है तो इस सजीव प्राणी को ही दैट के बाद सब्जेक्ट बनाया जाएगा और फॉर को हटा दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर ऐसे वाक्यों में एडजेक्टिव या पार्टिसिपल के बाद फॉर आ जाता है और उससे कोई जुड़ा हुआ सजीव चीज आता है तो उस सजीव प्राणी को हम दैट के बाद सब्जेक्ट बना देंगे और फॉर को हटा देंगे। बाकी सेम रूल का आप प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिस सम इज टू हार्ड, यह सवाल अत्यधिक कठोर है फॉर मी, मेरे लिए। यहाँ पे ये चीज़ नोट करिए, फॉर मी आ गया, फॉर से जुड़ा हुआ कोई सजीव चीज़ आ गया। तो दिस सम इज टू हार्ड फॉर मी, ये सवाल मेरे लिए अत्यधिक कठिन है टू सॉल्व इट इजली, यानी आसानी से हल करने के लिए। आसानी से हल करने के लिए ये सवाल मेरे लिए अत्यधिक कठिन है। तो गाइज आपको क्या करना है, वही रूल का प्रयोग करना है, यानी ये आगे वाले में से टू हटा देंगे, टू को रिमूव कर देंगे हम, तो वहाँ पे सो का यूज हो जाएगा। तो इसको हम बनाएंगे दिस सम इज, टू को हटा दिए, यहाँ पे सो लिख दिए, सो हार्ड। अब गाइज आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ से फॉर हटा देंगे और जब हम यहाँ पे दैट का यूज करेंगे तो ये जो मी है यही दैट के बाद सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी आई हो जाएगा। तो दिस सम इज सो हार्ड दैट, मी जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो आई हो जाता है। और बाकी वही नियम आप कैन लगा दीजिए, कैन नॉट सॉल्व इट ईजली, ये आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन गया। दिस सम इज टू हार्ड फॉर मी टू सॉल्व इट इजली, दिस सम इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट इजली, ये बन गया। गाइस चलिए फिर से समझते हैं। द रूम वॉज टू स्मॉल, कमरा अत्यधिक छोटा था फॉर द 10 पीपल, 10 लोगों के लिए, टू लिव इन, रहने के लिए। तो कमरा 10 लोगों के लिए रहने के लिए अत्यधिक छोटा था। अब यहाँ पे गाइस आप नोट करिए फॉर से जुड़ा हुआ यहाँ पे सजीव चीज़ आ गई है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फॉर को हटाना है और ये जो सजीव प्राणी आया है इसको हमने दैट के बाद सब्जेक्ट बना देना है और बाकी सेम रूल का फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो चीज़ है इसको हमने टू को रिमूव करके सो लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा द रूम, हमने इसको लिख दिया द रूम वाज, और यहाँ पे टू हट जाएगा तो इसके स्थान पर सो हो जाएगा, सो स्मॉल। द रूम वाज सो स्मॉल। अब यहाँ पे हम दैट लगाएंगे गाइस, तो यहाँ से फॉर को हटा देंगे और दैट के बाद ये सजीव प्राणी जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, दैट द 10 पीपल, इसको हमने लिख दिया। अब फिर वही नियम लगाएंगे, यानी वाज आ गया है तो कुड नॉट लगा देंगे, कुड नॉट, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लिख देंगे लिव इन, लिव इन, और इट हम अपनी तरफ से लिख देंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हमने इट का प्रयोग करना होता है। तो द रूम वाज टू स्मॉल फॉर द 10 पीपल टू लिव इन, तो हो जाएगा द रूम वाज सो स्मॉल दैट द 10 पीपल कुड नॉट लिव इन इट। तो इस तरह से ये चौथा जो है रूल इस प्रकार हम बनाएंगे। चलिए आते हैं 5वें सेंटेंस में। यदि वाक्य में जो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यदि वाक्य में इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस में यानी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिया गया है। इन्फिनेटिव जो होता है वो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में दी गई है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दैट के बाद हमने क्या करना होता है, उचित सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट बी, कुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो गाइस आते हैं इस सेंटेंस पे, देखिए द वाटर इज टू इम्प्योर, यानी पानी अत्यधिक गंदा था टू बी ड्रंक, पिए जाने के लिए, पीने के लिए पानी अत्यधिक गंदा था। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो इन्फिनेटिव है वो पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो जब ये पैसिव वॉइस में है तो हमने क्या करना है कि कैन नॉट बी, कुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो इसको हम बनाएंगे, पहला तो वैसे ही बना देंगे, यानी यहाँ पे जो इतना सारा पार्ट है आगे वाला उसको हमने उसी तरह बनाना है, टू को रिमूव करके वहाँ पे सो का यूज करना है। तो द वाटर, इसके साथ हमने इज लिखना है और टू के स्थान पर सो लिख देना है, द वाटर इज सो इम्प्योर। अब उसके बाद हम दैट लिखेंगे, तो उचित सब्जेक्ट क्या हो जाएगा गाइस, जिसको आप देखिए पानी अत्यधिक गंदा है,
कि इसको पिया नहीं जा सकता है, तो पानी के लिए इट का प्रयोग हम करेंगे। यानी किसी भी निर्जीव चीज़ के लिए हमें सब्जेक्ट के रूप में, उचित सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना होता है। द वाटर इज सो इम्प्योर दैट इट, अब फिर वही नियम लगाएंगे, यानी कैन नॉट, बी लगा के एक वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी ड्रिंक का जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगा ड्रंक। तो इस प्रकार हम बनाएंगे। ये भी देखिए, ही स्पीक्स टू फास्ट, वो अत्यधिक तेज बोलता है, टू बी फॉलोड यानी अनुसरण करने के लिए। अनुसरण करने के लिए वो अत्यधिक तेज बोलता है, मतलब वो इतना तेज बोलता है कि उसका हम अनुसरण नहीं कर सकते हैं, यानी वह इतना तेज बोलता है कि उसका अनुसरण नहीं किया जा सकता है। तो इसको जब बनाओगे गाइस, तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही बन जाएगा, आपको टू रिमूव करना है। ही स्पीक्स सो फास्ट। अब गाइस आप देखिए, यहाँ पे जो है टू बी फॉलोड लिखा है, तो दैट लिखेंगे, तो उचित सब्जेक्ट यानी ही वही हो जाएगा। वह अत्यधिक तेज बोलता है, तो किसको अनुसरण नहीं किया जा सकता है, किसका समझा नहीं जा सकता है, उसे, तो यहाँ पे ही लिख देंगे। अब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, चूँकि ये पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव, तो यहाँ पे हमने कैन नॉट बी, कुड नॉट बी प्लस और की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ही कैन नॉट बी, फॉलो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फॉलोड। तो गैस अगर इन्फिनेटिव पैसिव में दिया गया है, तो कैन नॉट बी, कुड नॉट बी प्लस और की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये 5 नियम क्लियर हो गया है, 5 रूल्स, एक्चुअली 5 रूल्स हो गया है। तो 6 जो रूल है, 6 और 7 है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैं एक होमवर्क दूंगा, उसको आपको बनाना रहेगा, या आप अपनी बुक से ही बनाइएगा, किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप से या किसी भी तरह से आप मुझे इसको चेक करा लीजिएगा। तो चलते हैं रूल नंबर 6 और 7। तो आते हैं गैस फाइनल 2 रूल्स पर, आखिरी के अंतिम के 2 नियम पर। इसमें भी पहला जो रूल है उसको फॉलो करते हुए सारे रूल्स को आप बना सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि आप इसमें थोड़ा सा असामान्य देख रहे हो कि इन्फिनेटिव से पहले नॉट लगा हुआ है, ठीक है, जबकि और नियम में इन्फिनेटिव से पहले नॉट नहीं लगता है। तो अगर यदि वाक्य में इन्फिनेटिव के पहले नॉट लिखा है, तो इसको बनाते समय कैन और कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर इन्फिनेटिव के पहले गाइस नॉट लगा हुआ है, तो जहाँ कैन नॉट कुड नॉट लिखते थे वहाँ से नॉट को हटा लेंगे। तो इसको हम बनाएंगे ही इज टू वाइज नॉट टू सॉल्व योर मैटर। तो यहाँ पे देखिए आप नॉट लगा है, तो इसको बनाइए। पहला वाला रूल तो इसी तरह हो जाएगा, ही, इसके साथ हमने इज लिखा, टू को रिमूव किया, उसके स्थान पर सो लगाया, ही इज सो वाइज। फिर इसमें क्या करेंगे, हम दैट लगाएंगे और जो करना है उसी को करेंगे, यानी जो रूल है वही रहेगा। तो नॉट टू सॉल्व योर मैटर, फिर उचित सब्जेक्ट यही है, तो यहीं पे फिर से हम यही लिख देंगे सब्जेक्ट, ही इज सो वाइज दैट ही। अब ये यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि कैन के बाद आने वाला नॉट नहीं लिखा जाएगा, ही इज सो वाइज दैट ही कैन, बाकी हम वैसे ही जोड़ देंगे, सॉल्व लिख देंगे, सॉल्व योर मैटर। तो गाइस अगर आपको इन्फिनेटिव से पहले नॉट का प्रयोग मिलता है, तो आप कैन के बाद नॉट न लगाइए, या कुड के बाद नॉट न लगाइए। यहाँ भी आप देख रहे हो इन्फिनेटिव से पहले नॉट का यूज आपको मिल गया है। तो हमने क्या करना है, इसको बनाएंगे, वो जैसे बनना है वैसे बनाएंगे, जो रूल है, बस आपको नॉट का यूज नहीं करना है। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने लिख दिया रमन और इसके साथ वाज, टू को रिमूव किए तो हमने सो का प्रयोग कर दिया, सो टाल, रमन वाज सो टाल। अब जब हम दैट लगाएंगे तो फिर से सब्जेक्ट यही लिखेंगे, रमन के स्थान पर ही हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है गाइस कि आपको उसी तरह बनाना है जैसे बन रहा है, बस आपको नॉट नहीं लगाना है। तो इसको हमने क्या कर दिया, टच द सीलिंग हो जाएगा, सीलिंग मतलब निचला छत, ठीक है। फिर ये आप ध्यान रखिए कि अगर नॉट आ गया है इन्फिनेटिव से पहले, तो आपको कैन और कुड के बाद नॉट का यूज़ नहीं करता है। आते हैं फाइनल रूल पे, अंतिम रूल पे। अगर एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव, जो हमेशा सारे सेंटेंसेज में इन्फिनेटिव आ गया है, अगर एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव नहीं आया हुआ है, नहीं आए, तो टू को हटा करके उसके स्थान पर हमने एक्सट्रीमली, ओवर या टू को हटा करके वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखना है, यानी सीमा से अधिक। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या अंतर है, इसमें एडवर्ब टू तो आया है, लेकिन यहाँ पे कोई इन्फिनेटिव नहीं आई है। यहाँ पे भी एडवर्ब टू आया है, लेकिन कोई भी इन्फिनेटिव नहीं आई है, आगे सेंटेंस ही नहीं है। यहाँ भी टू आया है, लेकिन आगे इन्फिनेटिव नहीं है। तो गाइस इसको क्या हम करेंगे कि ऐसे वाक्यों में आपको टू हटा करके एक्सट्रीमली लिखना है। यू आर, टू के स्थान पर हमने क्या करना है, एक्सट्रीमली लिख देना है,
लेट। तो यू आर टू लेट को हमने क्या कर दिया, यू आर एक्सट्रीमली लेट, बस इतना ही अंतर है गाइस। या ओवर हम लिख सकते हैं टू को हटाकर, ही वाज टू पुअर, वह अत्यधिक गरीब था। तो यहाँ पे हमने ही वाज टू के स्थान पर लिख दिया ओवर और ये बन गया पुअर। तो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे ये रूल बहुत ही इजी है, आसान है। अब एक काम और कर सकते हो, टू को पूरी तरह हटा दो और वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख दो। द रिवर इज टू डीप, यानी नदी अत्यधिक गहरी है। तो इसको हमने जब बनाया द रिवर इज, अब हमने डीप लिख देना है और इसको टू को हटा देना है और हटा करके वाक्य के अंत में लिख देना है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ये आपका फाइनल रूल क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तीन तरह से इनमें से किसी भी रूल का प्रयोग करके हम इसको बना सकते हैं। गाइस आशा करता हूँ कि इंटर का ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला रूल है आपको समझ में आया है। इसी तरह से पूरे नियम को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सोशल मीडिया पर जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट करके मुझे बताएं। होमवर्क भी अगर आपको चेक कराना है तो मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे दूसरे वीडियो में मिलते हैं यूज ऑफ टू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।